आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शिराज चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। इस वक्त हम कालाकोट में हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के एसटी मोर्चा के इंचार्ज और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वसीम कोहली साहब। वसीम साहब खैर मकदम आपका लाजवाल में। शुक्रिया। वसीम साहब, आज हम जानना चाहेंगे आपसे कितने काम हुए आपके दौर में कालाकोट में। कोहली साहब कालाकोट के ट्राइबल की आवाज़ बने। फॉरेस्ट राइट एक्ट अब कालाकोट में नहीं, जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो चुका है। वज़ीर आज़म का नारा था सबका साथ सबका विकास। कितना विकास हुआ कालाकोट में? फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना बेनिफिट मिलेगा कालाकोट की आवाम को? अगर हम बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट की, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट की जिन लोगों को ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं कालाकोट के ही लोग हैं। देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप सब यहाँ आए, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की। सबसे पहले तो मैं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि फाइनली जिस चीज़ के लिए हमारी आवाम और कोहली साहब 2015 से लड़ रहे थे, आज हमें वो मौका आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। मुझे आज भी याद है 2017 में जब शुरुआत हुई, हमारे जो पहले मंत्री थे अपने राजनाथ सिंह साहब, उनसे लेह लद्दाख में मीटिंग हुई कोहली साहब की। तब उन्होंने कहा जी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो पिछले 70 सालों में जो भी हुक्मरान रहे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, इन लोगों ने सिर्फ एज ए वोट बैंक गुजर बकरवाल को इस्तेमाल किया, लेकिन देखा नहीं कि ग्राउंड पर कि इनका हक क्या है। इवन इस हद तक कि हमें एसटी की सीटों से भी महरूम रखा गया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट तो लागू हो रहा है। जब कोहली साहब दिल्ली गए, वहां भी तब अमित शाह साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह साहब से भी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब से भी बात हुई। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जरूर लागू होगा और जो आपका हक है पिछले 70 सालों से, जो आपकी सीट्स, आपकी जो रिजर्व नहीं है, उसका भी हक आपको मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसमें बहुत बड़ा योगदान कोहली साहब का रहा। दिल्ली तक उन्होंने आवाज़ पहुंचाई और हमारी लगभग 8 से 9 सीटें जो हैं आने वाले इलेक्शन में एसटी रिजर्व होंगी। वसीम साहब, हम बात करें कालाकोट के डिग्री कॉलेज की, फारफलंग एरिया है, बिल्कुल ज़रूरत है बच्चों को डिग्री कॉलेज की। हायर सेकेंडरी में कॉलेज जो है वो चल रहा है। कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो अभी तक तामीर नहीं हो पाई। कोहली साहब भी मिनिस्टर रहे, उनके दौर में भी इनाग्रेशन हुआ। जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे प्रिया सेठी भी यहाँ आई, उन्होंने दौरा किया, इनाग्रेशन किया, लेकिन आज भी वो मसला जो का त्यों ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली ये जो कॉलेज है, ये 2015 से पहले नाम आया था इस कॉलेज का, ड्यूरिंग जो उससे पहले हुक्म जो गवर्नमेंट थी। लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ कागजों में था, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस पर जो फिर पैसा जो था वो फिर कोहली साहब ने ही बात, तब हमारे अल्ताफ़ बुखारी साहब मिनिस्टर थे एजुकेशन के, फिर उनसे कहकर पैसा रखवाया गया। फिर उसके बाद जब तक सरकार रही, काम भी काफ़ी जल्दी हुआ। अब कुछ फंड्स की कमी थी, तो अभी भी काम अभी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा फंड्स की कमी होने की वजह से थोड़ा काम लेट हुआ है, लेकिन
फंड्स अब आ रहे हैं, काम भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और बहुत जल्द जो है डिग्री कॉलेज जो है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी कंप्लीटेड। अगर हम बात करेंगे ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की, हाँ हाँ। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। जितना रोल होना चाहिए डिपार्टमेंट का उतना नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हो, आपके जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना साहब, वो इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं हम गुज्जर बकरवालों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, इनको मकान बना के देंगे, जी जी। इनके लिए हम डेयरी फार्म के प्रोजेक्ट लाएंगे। आज तक इनके बारे में कुछ नहीं हुआ। क्या आपको नहीं लगता इनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? जो सिर्फ कहते हैं वो अमली जामा जो है उसको अभी तक नहीं पहुंचाया, अमली जामा क्यों नहीं बनाया? देखिए, मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो रविंदर रैना साहब हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, काबिल इज़्ज़त। देखिए, अब रैना साहब ने अगर ये बात कही, आपने भी देखा होगा कि जितना गुजर बकरवालों का नाम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इन 70 सालों में जितना रविंदर रैना साहब ने लिया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस के किसी लीडर ने नाम लिया हो। एक चीज़। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि वो जुमलाबाजी करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका एक नेचर ऐसा है, हर बंदे का एक नेचर होता है। जैसे आप देखेंगे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने भी कितने साल हुकूमत की, कितने साल जुमले बोले, कितना कुछ किया, लेकिन रैना साहब का ऐसा नहीं है। उनके जो दिल में है वो ज़ुबान पर है, ऐसा नहीं है। अगर आज भी आप बीजेपी के दफ्तर में जाएंगे तो आपको वहाँ गुजर बकरवाल पहाड़ी सिर्फ रैना साहब के दफ्तर ही में बैठे हुए यानी कि मिलेंगे। आपका ये कहना है कहीं ना कहीं कि रविंदर रैना साहब वो भारतीय जनता पार्टी है, वो गुजर बकरवालों की दिली तौर से हमदर्दी करती है। बिल्कुल करती है, लेकिन बदकिस्मती है। देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने हमारी सीटें रिजर्व हमारी होने जा रही हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज तक जो गुजर बकरवाल कौम जो पहाड़ों पर रह रही थी, जंगलों में रह रही थी, मेरा ये सवाल आपसे है, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया? वो तो लागू हो सकता था, उसको क्यों नहीं लागू किया गया? दूसरी बात, जो ये कच्चे धारों में लोग रहते थे, इनको क्यों नहीं पक्के मकान बना कर दिए गए? हाँ, रैना साहब, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं कि रैना साहब ने कहा कि मैं जो कच्चे ढारों में जो लोग रह रहे हैं इनको हम पक्के मकान देंगे। बिल्कुल देंगे, लेकिन लेट क्यों हुआ? जो पहले पॉलिसीज थी उसमें इन गुजर बकरवालों का, हमारे पहाड़ी भाइयों का नाम ही नहीं है। अब अगर कोई बोलेगा कि 70 साल का एक किया हुआ करा धरा काम वो रैना साहब या बीजेपी अपने इन 4-5 सालों में या 6 सालों में करेगी, इसमें वक्त लगता है। कोई भी काम है उसमें वक्त लगेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गलतियां हुई तो उन गलतियों को सुधारने की भी कोशिश की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल इंटरनली, आप उनके इलाके लंबेड़ी में जाइए, वहाँ गुजर बकरवाल फैमिली है, आप जाकर देखिए। मैं खुद एक दफ़ा उनके वहाँ उस इलाके में गया, वहाँ उनके घर तक रोड्स पहुँची हुई हैं, क्या वहाँ उनके हैंडपंप लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे बात पूछा, मैंने कहा जी ये कब हुआ? तो उन्होंने कहा जी जब हमारे बीजेपी गवर्नमेंट आई, रैना साहब आए एमएलए बने, सारी उम्र वोट दूसरी जमातों को दे रहे थे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन उनके वक्त में हुआ। अब फर्क ये है, कहीं ना कहीं हम जो लोग हैं, हमें भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करना पड़ेगा। जब तक हम, क्योंकि ताली देखिए एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। हमें भी भाजपा पर विश्वास करना है और उस तरह भाजपा का और विश्वास हम पर बढ़ेगा। अब आप देखिए कि जो इलेक्शंस अभी हुए, चाहे वो पंचायत के इलेक्शंस हुए, चाहे वो बीडीसी के इलेक्शंस हुए, चाहे वो डीडीसी के इलेक्शंस हुए, बिल्कुल एसटी रिजर्वेशन मिली। तो ये किसके टाइम हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के टाइम। जो बात रविंदर रैना साहब ने कही, अब वो बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन
ये एक ऑपोजिशन का एक मुद्दा है। अब देखिए उस दिन कोई ड्राइव हुई वहाँ बठिंडी में, संजवा में, तो मैं वहाँ कुछ तकरीरें सुन रहा था। कुछ लोग कहते जी भाजपा हमें ख़त्म कर रही है, भाजपा ये कर रही है। तो ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। लेकिन लोग तो यही जो है इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इससे पहले 70 साल में ये इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है नहीं हुई। आखिरकार भाजपा के दौर में ये इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है ये शुरू हो रही है, और ये रात को क्यों शुरू होती है? देखिए, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो वहाँ जो मैंने सुना, वहाँ के जो लोग हैं उनसे मैंने पूछा, वो मसला क्या था बठिंडी का। उन्होंने कहा जी कि यहाँ 3 कोई हॉल्स कोई कंस्ट्रक्ट हुए थे पुराने, उसमें अब उसको वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो उसमें म्युनिसिपैलिटी ने उनको मना कर दिया था, और म्युनिसिपैलिटी ने उन तीनों को नोटिस दे दिए थे कि आपने अब इसके बाद फर्दर कोई भी काम नहीं करना है। तो उन्होंने उस नोटिस को फाड़ दिया, ठीक, फाड़ के फिर काम किया, काम शुरू किया। तो और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ एक किस्म से रात ही को एक ऐसा प्रोपागंडा बना दिया कि नहीं जी ये भाजपा करा रही है और ये जितने भी घर हैं इनको तोड़ा जाएगा, जो भी यहाँ रह रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा। ये सरासर इल्ज़ाम था। और वहाँ हमारे एमएलसी साहब रंधावा साहब भी गए थे, उनने भी लोगों को बिल्कुल क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोग हैं वो बैठे हैं, वो आराम से रहेंगे। और गवर्नमेंट ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बल्कि आपने कल ही मैंने खबर पढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि वहाँ जो लोग बसे हुए हैं रोशनी एक्ट के तहत उनके साथ गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा। गवर्नमेंट ने क्लियर उसमें कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि हम जो लोग रूल के हिसाब से जिन्होंने प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रोशनी एक्ट भी तो एक गवर्नमेंट ने लाया है, तो वो लोग उसी तरह रहेंगे। ये एक किस्म का प्रोपागंडा जो है अगेंस्ट बीजेपी एक चल रहा है। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि ऊपर नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं, तो ये प्रोपागंडा ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। हाँ, हमें थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे गरीब लोग हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, इनको गुमराह किया जाता है, इनको गलत बातें बताई जाती हैं, वक्त लगेगा। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूं, जैसे मेरे वालिद साहब मेरे, देखिए, एक मिनिस्टर तो रहे, हम बीजेपी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने उनको मिनिस्टर बनाया। लेकिन मेरे वालिद साहब ही एक जम्मू रजौरी पुंछ के एक मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भाजपा का झंडा भी पकड़ा और जिन्होंने खुलकर भाजपा के जलसे भी कराए, अपनी कम्युनिटी को आगे लाया। बल्कि लोग बड़े कमेंट्स लिखते थे नीचे, बड़े नेगेटिव कमेंट्स होते थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। वो हमेशा चाहते थे कि हर एक बच्चे के हाथ में भाजपा का झंडा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों की, जो हम गुजर बकरवाल पहाड़ी भाई हमारे जो हैं जिनको 4% रिजर्वेशन मिली है, इनका अगर मसला मसाइल हल करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो लोग 70 सालों में हमें कुछ नहीं दे सके, तो हमें भी बढ़ चढ़ के थोड़ा आगे आना चाहिए, भाजपा का साथ देना चाहिए, ताकि ये जो दूरियां हैं भाजपा में और हमारे खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में, ये दूरियां इसी तरीके से दूर होंगी। वसीम साहब, हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 6 साल से मरकज़ में भी और रियासत में भी उनकी हुकूमत थी, इस वक्त भी जो कहीं ना कहीं मरकज़ की ही हुकूमत है जम्मू कश्मीर में। तो जो टेलीविज़न का जो मसला है, ये अभी बड़ा संगीन मसला है, जूं का तू ही है। कब तक इस मसले में कुछ हल निकलेगा? लोग हैं जो, इनको बड़ी उम्मीदें थी भाजपा से कि भाजपा आएगी। कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी साहब थे, इतने गद्दावर लीडर हैं वो भाजपा के मोदी साहब जो वादा करते हैं वो पूरा होगा। लेकिन लोग आस लगा के पिछले 6 साल से बैठे हुए हैं, यही सोच रहे हैं कि अगर हमने भी रोज़े रखे हैं, हमारी भी एक ना एक दिन ईद होगी। मैं जानना चाहूँगा कि कब इन लोगों की ईद होगी? देखिए, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि ये कम से कम मुलाजम जो हैं हमारे डेली वेजर, ये मेरे ख्याल से अराउंड 61,000 समथिंग कुछ मुलाजम हैं। देखिए, ये मैं दावे से कहता हूँ कि आने वाले वक्त में ये डेफिनेटली इस पर गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना रही है, क्योंकि पहले सरकार रही, सरकार भी आपको पता है कभी बनी कभी टूटी। फिर उसके बाद हमारे पहले गवर्नर साहब आए, फिर ये 370 का जो मसला हुआ जिसकी वजह से
थोड़ा हालात डिस्टर्ब रहे। फिर हमारे अब तीसरे गवर्नर साहब आए हैं, तो पिछले दिनों में कोहली साहब इस चीज़ को लेकर मिले भी थे गवर्नर साहब से। उन्होंने पूरा एश्योर किया है कि जो ये डेली वेजेस का जो मसला है ये 100% इन 6-7 महीनों में हो जाएगा, और सभी को जिन लोगों का टाइम टेनर पूरा हो गया है दे विल बी रेगुलराइज्ड। ये उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाजों में कोहली साहब से कहा, और इसके लिए हमारे भाजपा रविंदर रैना साहब खुद भी जाके गवर्नर साहब से कई दफ़ा उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन ब्रदर देखिए, एक सिस्टम है, ठीक, एक सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अगर उस सिस्टम को हमने एक पटरी पर लाना है तो उसमें वक्त लगता है। अगर मैं गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स की बात करूं जो तालिब इल्म हैं, उनको पिछले 2 साल से जो है वजीफ़ा जो है वो स्कॉलरशिप उनका बंद है। बिल्कुल मरकज़ जो है गुजर बकरवालों के लिए बहुत बड़ा पैसा भेज रहा है, फिर भी गुजर बकरवाल बच्चों को स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल ब्रदर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भी पिछले दिनों में ही आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते कोहली साहब ऑनरेबल गवर्नर साहब हमारे मनोज सिन्हा साहब से मुलाकात की, उनसे ये इशू भी उठाया, तो उन्होंने कहा वो कि ये नोटिस, ये जो इशू है ये मेरे पहले भी नोटिस में आया है, तो बहुत जल्द जो है इसका भी जो प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है बहुत जल्द ये भी सॉर्ट आउट की जाएगी। आखिर में मेरा एक सवाल रहेगा, इस वक्त हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से कालाकोट की जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। क्या कारण है कि कालाकोट में भी भारतीय जनता पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम क्यों हुई है, क्या वजह उसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तकसीम नहीं हुई है और ना होगी, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो एकता है वो रहेगी, और जो कुछ एलिमेंट्स हमारी पार्टी में आए हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत करना चाहते हैं, हम उनको वो सियासत नहीं करने देंगे, ना लोगों को तकसीम होने देंगे। और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को समझ चुकी है, वो लोग समझ चुके हैं जिन्होंने वोट डाले कि कौन हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, कौन इस पार्टी को डिवाइड करना चाहता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये कमल का फूल जो है ये उसी तरह खिलेगा कालाकोट में जिस तरह 2014 में हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख ने मिलकर वोट किया था। तो जो एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, जो लोग ये कह रहे हैं ये जो दूसरा ग्रुप है, ये कितने आदमी हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं वसीम साहब, क्या लगता है आपको कमल दोबारा खिलेगा कालाकोट में? देखिए जी, ये कालाकोट में भी कमल का फूल ज़रूर खिलेगा, और जम्मू कश्मीर में भी ये ज़रूर खिलेगा, और आने वाला जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के होंगे, चाहे वो मुस्लिम चेहरा हो, चाहे वो अपने हिंदू चेहरा होंगे, चाहे वो सिख बरादरी के चेहरे होंगे, जिस बरादरी के भी होंगे, लेकिन होगा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कालाकोट के भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर इंजीनियर वसीम साहब। जिस तरह से इन्होंने कहा अंत में कि ये गुलदस्ता जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ये सजा हुआ गुलदस्ता है, और इसको सजाया है भारतीय जनता पार्टी नहीं। अब ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि जो है अवाम जो है वो इस गुलदस्ते को सजा के रखती है कि नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान शिराज चौधरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लाजवाब।